एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हस्तशिल्प के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसे हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है। तो हस्तशिल्प की जानकारी लेते हुए हम भारतीय हस्तशिल्प के प्रकारों का भी यहाँ पे पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें 10 से 12 अलग अलग प्रकार जो भी है सभी की जानकारी मैं आज आपको प्रदान करने वाली हूँ। तो हस्तशिल्प का अगर हम बात करें तो हस्तशिल्प में शिल्प बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है, जो भी कलाकृति का निर्माण किया जाता है उसमें हमारे हाथों का प्रयोग किया जाता है, मशीनरी का प्रयोग बिल्कुल न्यून किया जाता है। न्यून माने कम किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट हम जिसको कहते हैं। तो हस्तशिल्प के बारे में अब हमने जाना कि हाथ से बनाई हुई सभी चीजों का अंतर्भाव इसमें होता है। तो अब हाथ से हम कौन कौन सी चीजें बनते हुए देखते हैं, या किन किन रॉ मटेरियल का, कच्चे सामग्री का प्रयोग करके, या किस मेन घटक का प्रयोग करके हस्तशिल्प का निर्माण किया जाता है, उस मेन घटक का नाम जोड़ के हस्तशिल्प के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे उस प्रकार का या उस महत्वपूर्ण घटक के साथ बनाया गया हस्तशिल्प कह सकते हैं। तो भारतीय हस्तशिल्पों के प्रकार में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला प्रकार कौन सा है, बांस का हस्तशिल्प। अब ये जो बांस है ना, ये बांस जिसका हिंदी में अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो बैम्बू आपने सुना होगा, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, कोई कोई उसको बैम्बू भी कहता है। तो ये जो बैम्बू या बांस है, इससे जो हस्तशिल्प बनाया जाता है, इसके सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आपके घर में जो रोटी की टोकनी है, देखी होगी आपने, रोटी की टोकनियां सभी के घर में होती है। अगर ग्रामीण इलाके से आप हो तो हमारे घर में सूपा होता है, जो अनाज को हम जिसमें पछोड़ते हैं वो सूपा, टोकनियां, या जिसको पड्डे कहते हैं, जिसमें आपने गणेश जी के सीजन में देखा होगा हरी हरी जो मतलब जो ये होती है गेहूं की जिसपे हम गौरैया उगाते हैं, वो सब पड्डे वो लकड़ी से बने होते हैं, और वो लकड़ी का क्या नाम है, स्पेशली बांस की हस्तकला। तो ये जो टोकनी है, ये जो पड्डे है, सूपा है, ये सब क्या है, बांस से बनाई गई हस्तकला का है, क्योंकि हाथ से बनाते हैं, वो मशीन से नहीं बनाया करते। आपने देखा होगा कि वो जो एक पन्ना होता है, उसके आधार पे, जिसको मराठी में, जिसको इधर मतलब हमारे इलाके में जिसको पानोरी कहते हैं, उसके आधार पे झाड़ू बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, बांस से बनी हुई हस्तकला में आती है। उसके बाद दूसरा प्रकार हम देखेंगे जूट का हस्तशिल्प। अब जूट के हस्तशिल्प में भी जूट से चीजें बनेगी, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेशल प्रकार की जूट की चूड़ियां बनती है, मतलब बैंगल्स बनती है, पर्स बनती है, जूट की पर्स भी बड़ी फेमस है। और इसके आधार पे मतलब पर्स के जैसी ही और कई सुशोभीकरण की चीजें बनाई जाती है, ट्रे बनाया जाता है जूट का। तो ये सब आता है जूट के हस्तशिल्प में। उसके बाद है कागज का हस्तशिल्प। अगर कागज के हस्तशिल्प की बात करें तो कागज से चीजें बनाई जाती है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि कागज के हस्तशिल्प में आपने देखा होगा कि कागज के पुट्ठों से बनाए हुए गणेश जी की फ्रेम बनाई जाती है, या जिसको हम बोलते हैं कि एक निसर्ग का वर्णन करने वाले कई चित्र बनाए जाते हैं। तो ये कागज के आधार पे या कागज के मटेरियल जिसको हम पुट्ठा बोलते हैं, उसका प्रयोग करके हस्तशिल्प का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है पत्थर का हस्तशिल्प। पत्थर के हस्तशिल्प में सबसे सटीक उदाहरण हमारे महाराष्ट्र का अगर हम ले तो अजंता और जो वेरुल है, यहाँ की जो लेनियां है, अगर आपने भी देखी होगी, तो ये जो केव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गुफा, लेनी, तो ये जो सब चीजें वहां पे हम मतलब ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल पत्थर का जो हस्तशिल्प बनाने की है, वो हाईएस्ट लेवल की उम्दा कारीगरी वहां की गई है छात्रों। तो अगर हम देखें तो ये पत्थर के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई है, जो दीवार में चित्र कुरेदे गए हैं, या जो वहां पे एक आकृति बनाने का निर्माण किया जाता है, ये पत्थर का हस्तशिल्प कहलाता है। उसके बाद है शैल हस्तशिल्प। शैल माने जिसको अंग्रेजी में शेल कहते हैं, और हिंदी या मराठी में आपने शंख सुना होगा। तो शंख को शुद्ध संस्कृत शब्द है शैल। तो शैल हस्तशिल्प में शंख के द्वारा, या जिसको हम बोलते हैं कि इसके अब 3 अलग अलग ये बताए गए कि इसमें शंख के द्वारा, या जो समुद्र में पाए जाने वाले, समंदर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के सफेद ऐसे या पत्थर होते हैं, उसके आधार पे आभूषण बनाए जाते हैं शंखों के। इसके आपने देखा होगा गोवा में, या जहाँ जहाँ समुद्र किनारा है, जैसे गोवा में है, जगन्नाथपुरी में है, द्वारका में है, गणपतिपुरे में है, मुंबई में है, तो यहाँ
सब जगहों पे आपको ये जो शंख से बनी हुई प्रतिकृतियां स्पेशली गुजरात में बहुत ज्यादा बनाई जाती है। द्वारका में इसका बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे आपको शंख से बने हुए अलग अलग मतलब जिसको हम बोलेंगे पोस्टर्स दिखेंगे, शंख से बनी हुई कान के मतलब जिसको एयरिंग्स कहते हैं, गले में पहनने वाला नेक पीस आपको दिखेगा। तो ये सब चीजें मतलब स्त्रियों के आभूषण से लेकर तो थाली ट्रे जिसको हम कहते हैं तैयार किया हुआ, सुशोभित किया हुआ, या इसके भी अलावा अगर आप देखें तो शंख के द्वारा निर्माण की गई जो एक हम जिसको बोलते हैं कि दरवाजों को सुशोभित करने के लिए जो एक बनाई जाती है लड़ियां, वो सब बनाया जाता है। तो ये आता है शैल हस्तशिल्प में। उसके बाद है मिट्टी हस्तशिल्प। मिट्टी का आधार लेके हस्तशिल्प का निर्माण किया जाता है, वो आता है मिट्टी हस्तशिल्प में। इसके अलावा और भी कुछ प्रकार है जो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। मिट्टी हस्तशिल्प के बाद जो प्रकार है वो है धोकरा हस्तशिल्प। अब ये जो धोकरा हस्तशिल्प है ये आदिवासी इलाकों में 4000 साल पहले से उपयोग में लाया जाने वाला और बनाया जाने वाला हस्तशिल्प का प्रकार है। उसके बाद है पीतल हस्तशिल्प। पीतल के चीजों से या पीतल जो धातु है उस पीतल के आधार पे सुराही बनाई जाती है, ग्लास बनाए जाते हैं। आपने अगर आपके दादा दादी के हाथ के या आपके परदादा दादी के हाथ के बर्तन आपके घरों में हो गए तो अलग अलग शेप के ग्लास, परात, थारिया उस जमाने की दिखती है। तो ये पीतल हस्तशिल्प में इसका अंतर्भाव होता है। उसके बाद है हड्डी व सींग का हस्तशिल्प। अभी मैं बता दूं कि हड्डी और सींग के हस्तशिल्प पे बंदी आ चुकी है, पाबंदी है, लेकिन पुराने जमाने में ये हुआ करते थे जिसमें एक क्या कहते हैं जो हिरन होता है उसका पूरा मुंह रहता था, उसके सींग रहते थे और उस सींग में ऐसी तलवार रखने की चीज होती थी। और इसके अलावा हम हत्ती के जो दांत होते हैं जिसको हस्ती दंत कहते थे, उन हस्ती दंत का आधार लेके कई ऐसे जो मतलब शिल्प बनाए जाते थे। तो ये हड्डी एवं सींग का प्रयोग करके भी हस्तशिल्प बनाए जाते थे। आज भी राजस्थान के कुछ इलाकों में ये बनाए जाते हैं, पर मैक्सिमम जगहों पर प्राणी संवर्धन के अंतर्गत ये अब बंद कर दिया गया है। उसके बाद है बेल मेटल हस्तशिल्प। अब ये भी जैसे पीतल के हस्तशिल्प हमने देखा उसी प्रकार का एक मेटल है, उसी प्रकार का एक धातु है जिसके हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, थारियां बनाई जाएगी, मूर्तियां बनाई जाएगी। आपके घर में आपने देखा होगा कि एक बीच में बहुत चलन चला था कि आप अपने घर के जर्मन के पीतल के बर्तन उन्हें देते थे और वो पीतल गला के हाथ से मतलब उनकी एक विशेष भट्टी होती थी और कुछ साँचे होते थे तो वो गला के उसमें डालते थे और साँचे से हमें जो अलग अलग भगवानों की मूर्तियां है वो मूर्तियां बना के देते थे। तो ये सब क्या आता है, ये मूर्ति बनाना भी हस्तशिल्प का ही एक भाग माना गया है। उसके बाद है स्वर्ण एवं रजत नकाशी हस्तशिल्प। अब जैसे स्वर्ण माने सोना और रजत माने चांदी, तो सोने और चांदी के धागों से नकाशी की जाती थी। साड़ियों पे नकाशी की जा सकती है, जो हम जिसको बोलते हैं कि ये जो सिनेरी होती है, नकाशी किसी भी चीज पे उतारी जा सकती है। तो ये नकाशी बनाने का भी काम एक हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है लकड़ी का हस्तशिल्प। अगर लकड़ी के हस्तशिल्प की बात करें तो लकड़ी के विभिन्न, जैसे अब बांस का हस्तशिल्प भी एक लकड़ी का ही प्रकार है। बांस का जो झाड़ है वो लकड़ी में ही आता है, लेकिन फिर भी अलग अलग दूसरे लकड़ियों के जो झाड़ होते हैं उनका यहाँ पे आधार लिया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है और लकड़ी के हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने हस्तशिल्प देखे और हस्तशिल्प के करीबन 11 से 12 विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है। इसके बाद इसमें एक रेशम का जो उत्पादन था वो एक था। तो मैं एक काम करूंगी कि आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी उस नोट्स के साथ उस रेशम उत्पादन की आपको जानकारी पूरी दे दूंगी, वो आपने अध्ययन करना है। अब हम चौथे इकाई के डायरेक्ट अंतिम पड़ाव उद्यमिता में इसके बाद एंटर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में से। शुक्रिया।